नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा का आगाज़ हो चुका है। आपने फॉर्म भर दिया है। आपके सामने डेट का भी टारगेट आ गया है। 11 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा है और अगर अब से देखा जाए तो मैं 60 ही दिन मान के चलूँगा, क्योंकि 4-5 दिन निश्चित रूप से आपके किसी न किसी कार्य में ख़राब हो ही जाएंगे। शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है और बाकी कुछ आकस्मिकताएं आ जाती हैं, यानी कुल जमा आपके पास 60 दिन अब बचे हैं। तो ये जो वीडियो है इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक और अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रख सकूं जिसकी आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, हमको हमेशा से पता था, आपको भी पता था कि एग्ज़ाम तो होना ही है। फॉर्म आ चुका था और एग्ज़ाम कब होना है ये भी लगभग तय हो चुका था। बस उस पर एक जो है आयोग की ऑफिशियल या औपचारिक मुहर लगना बाकी थी। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी निश्चिंतता रहती है कि चलो अभी 100% डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी भी कुछ हो सकता है, डेट बढ़े, आगे पीछे हो जाए। लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, बिल्कुल डिक्लेयर हो चुकी है, इसलिए अब आपको जो है एक ऐसी सटीक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक ऐसे अमोघ जो है रणनीति की ज़रूरत है कि आपका इस बार जो है लक्ष्य खाली ना जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि 10.5 लाख से ऊपर आवेदन किए गए हैं इस परीक्षा के लिए और अब तक आवेदकों के लिहाज से, आवेदकों की संख्या के अनुसार ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। इससे ज़्यादा आवेदक अभी तक किसी भी परीक्षा में कभी भी सम्मिलित नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से ये बात आपको कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग लगती होगी कि इस बार कंपटीशन तगड़ा होना चाहिए। और मैंने अभी से 7 सितंबर को जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 100 टॉपिक्स पे चर्चा की थी आपसे और लगभग 4 महीने की स्ट्रेटजी की बात की थी। तो अगर आपने उसको देखा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने उसको देखा है, तो मैंने वहीं पर बोला था कि इस बार फॉर्म भरने का रिकॉर्ड टूटेगा। उसकी एक वजह थी। वजह ये है कि इस बार समीक्षा अधिकारी के सबसे ज़्यादा पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के बहुत कम हैं। समीक्षा अधिकारी में केवल और केवल सिंपल ग्रेजुएट मांगा जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ग्रेजुएट अवश्य होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। तो ऐसे में सभी लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं। लेकिन ये जो 10 लाख वाली फिगर है, 10.5 लाख वाली फिगर है, इसमें कई पेपरों में हाईलाइट करके ये बताया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी पर 2600 लोग हैं। 2600 से कुछ ज़्यादा ही है, अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो एग्जैक्ट के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। 2600 जो है लोग एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है प्रीलिम्स में 15 गुना लगभग जो है आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। तो अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और लगभग ऐसा लगता है कि जिनकी तैयारी बहुत हल्की है या बहुत अच्छी नहीं है तो वो तो निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपसे जो है कि ये जो आवेदन की संख्या होती है ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि इन आवेदकों में से सीरियस कैंडिडेट कितने हैं जिन्होंने वास्तव में इस परीक्षा के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की है और वही जो है इस कंपटीशन में टिक पाएंगे। बाकी क्योंकि एक ये यूनिवर्सल रूल है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे बेहतर होगा वो सरवाइव करेगा। ये हमेशा से चलता आ रहा है। ये प्रकृति का एक जो है एक तरह से कह लीजिए एक बहुत ही उपयोगी नियम है और इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये लगभग जो है जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में जो है इसमें से तो ये 10 लाख में से आप 5 लाख को बिल्कुल हटा लीजिए, वो कहीं पर ही नहीं टिकते हैं, क्योंकि इसमें से 2.5-3 लाख लोग ऐसे हैं जो केवल ग्रेजुएट थे, उन्होंने किसी से सुना
कि एक ऐसा फॉर्म आया है जो समीक्षा अधिकारी का है, उसका स्केल अच्छा है, सचिवालय की पोस्ट है, गजटेड पोस्ट है, और इस बार समीक्षा अधिकारी के फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, और ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ ही रहे हों। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ऐसे भी हैं इसमें से जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो आपका जो एक्चुअल कंडीशन है वो 5-6 लाख लोगों में से है जो लोग थोड़ा सा सीरियस होकर एग्ज़ाम देखेंगे, और उसमें भी जो है 50% ही लोग हैं जो एक्चुअल में फ़ाइट करने जा रहे हैं। तो ये आवेदकों की संख्या को देखकर आपको बिल्कुल भी बेचैन नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, या कहीं से भी घबराना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है इतना तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा कि आप जो है आपके पैर उखड़ जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है, मैंने कुछ बेसिक तैयारियों के बारे में बात की थी कि अब जब आपको पता है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, सेंटर्स भी जो है इसमें जो है अभी नहीं बताए गए, सेंटर्स भी जल्दी पता चल जाएगा। आयोग के सेंटर जैसे एपीएस की परीक्षा में लगभग उन्हीं ज़िलों में बनते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म ज़्यादा है तो सेंटर ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो सुबह ये 9:30 बजे से परीक्षा आयोजित होती है, और दोपहर वाली मतलब हिंदी वाला जो शिफ्ट होता है वो 2:30 बजे से 3:30 बजे, 1 घंटे का होता है। तो आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी प्रकार ऐसी कोशिश करिए। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप कुछ ऐसा एफर्ट करिए कि आपको जो है कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए। अगर उस छुट्टी के बदले आपको अपना वेतन भी कुर्बान करना पड़ता है किसी वजह से, तो ये जो है कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि अगर आप वास्तव में इस परीक्षा के लिए गंभीर हैं और आप चाहते हैं कि जो है आपने जो अब तक तैयारी की है उसको एक अंतिम परिणाम, एक अंतिम परिणति में एक सफल जो है इसमें बदला जा सके, और ये जो असफलताओं का जो है दुष्चक्र है, मैंने पहले आपको दिखाया ना, लिखा हुआ है कि हमको असफलताओं के दुष्चक्र से बाहर निकलना है। तो ये जो कैसे टूटेगा असफलता का जटिल दुष्चक्र, क्योंकि आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक के बाद एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी में प्री निकल रहा है, किसी में मेंस निकल रहा है, फिर किसी में प्री भी नहीं निकल रहा है, फिर अटके हुए हैं, कभी छोटे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी UPSSC की ओर भाग रहे हैं। तो ये जो भटकाव है, लगातार आप जो है एक जो दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, इससे बाहर अगर आना है तो ये अंतिम 2 महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो यही बात करने जा रहे हैं कि अंतिम 2 महीना या जो ये 60 दिन है, इसमें हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा जो अभी तक की हमारी मेहनत है वो बिल्कुल भी असफल ना होने पाए, और हम जो है सबसे पहले प्रीलिम्स की बाधा को पार कर जाएं। मेंस पे तो उसके बाद आएंगे, क्योंकि अब मेंस के बारे में तैयारी करने का भी समय नहीं है। जो लोग दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे थे, प्रीलिम्स और मेंस को, तो अब आप मेंस को बाइंड अप करके रख दीजिए। अब केवल और केवल प्रीलिम्स पर फोकस करिए। अब साथ में मेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में जितना दम लगा देंगे आप जो है उतना ही आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव पेपर तो वही है। इसके साथ ही जो है सुनने में आ रहा है 17 मार्च को UPPCS प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम संभावित है। जैसे इसके बारे में वायरल पोस्ट वगैरह चल रही थी, पहले जो है 11 फरवरी वाली डेट, पहले 7 फरवरी, फिर किसी ने कहा 11 फरवरी, तो 11 फरवरी वाली जो है उसकी पुष्टि हो गई है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 17 मार्च भी जो है लगभग तय है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगर RO की तैयारी कर रहे हैं तो आप PCS नहीं देंगे, निश्चित रूप से आपको देना चाहिए। दोनों का सामान्य अध्ययन में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर CSAT को हम अलग से जो है कंसीडर करें, और CSAT जो है CSAT के लिए एक अलग तरीके से पढ़ के CSAT को निकाला जा सके। तो ये 11 फरवरी से 17 मार्च के बीच जो गैप है ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ये लगभग जो है 1 महीना जो है 1 हफ्ते का जो गैप है। इस गैप में आप PCS के लिए स्पेशली जो है
प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिदम अभी से बनाकर चलनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो लोग सीरियस होकर तैयारी करते हैं वो पीसीएस और आरओ दोनों ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आरओ से छूटते ही, आरओ का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सीधे पीसीएस पे लग जाना होगा। तो ये जो है मतलब आने वाला जो आपका समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़रूरी है कि आप जानें कि इस 2 महीने में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से आपको टारगेट दिखा दूं, क्योंकि मैं हर वीडियो में दिखाता हूं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक जो है मोटिवेशन बना रहता है कि हमको कहाँ तक एक्चुअल में जाना है। तो ये सब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। जब से निगेटिव मार्किंग शुरू हुई है 2017 में जनरल का मेल का 122 गया था। ये आरओ की बात हो रही, केवल आरओ की, बाकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। 2016 में 129 जो पुनर्परीक्षा हुई थी, और 2021 की 130 प्लस ये अनुमानित है। ये गई थी, लेकिन अभी इसकी कट ऑफ ही ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है। जो हमारे सोर्सेज हैं या हमारे तो बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ था, 45 प्लस चयन हुए हैं। तो सबके सर्वे के अनुसार जो है एक मैंने राय बनाई थी कि 130 प्लस जो है ये गई थी। तो इस बार भी आपको जो है कम से कम जो तैयार होना है वो 135 के लिए होना है, क्योंकि ये जो भारी मात्रा में फॉर्म पड़े हैं उसका ये इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर कट ऑफ पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। 130 के ऊपर ही आपको रहना है हर हालत में, और 135 जो है आपका सेफेस्ट स्कोर है कि 135 या 135 से अगर ऊपर जाएंगे आप जो है तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा, चाहे अभी 5 लाख लोग जो है और इसमें जुड़ जाएं। तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आपको ये मान के चलना है कि हमको 135 नंबर मिनिमम लाना है। लेकिन ये बोलना तो आसान है, इसको करना जो है इतना आसान है या नहीं है ये आगे देखेंगे। और जो हमारे संस्थान से बहुत सारे छात्रों ने पिछली बार किया, उसके पहले 2016 में किया, ये सभी जो है हमारे संस्थान के चयनित छात्र हैं, छात्र छात्राएं जो लगभग 45 प्लस सिलेक्शन हुए थे। और हमारे साथ इन्होंने जम के मेहनत की, रात दिन मेहनत की, और उसके बाद जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है इन्होंने जो है पद को प्राप्त किया। तो आप भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सके, उसी तरीके से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कोर्स की जहाँ तक बात है तो हमारा फाउंडेशन कोर्स अभी भी चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने के लिए आप प्रीलिम्स में ही अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और जो 100 टॉपिक है कम से कम उनको तो अच्छे से कवर कर ही सकते हैं कोर्स से, जिससे आपका प्रीलिम्स ना रुकने पाए। बाकी जो है आगे मेंस की जर्नी तो हमको करनी ही है। तो अगर कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कुछ भी जानना है, तो हमारा ये जो नंबर है 9506742546, इस पर जो है आप ARO 2023 लिखकर भेज दीजिए। आपको सारी जो है कोर्स की जानकारी, एक वीडियो कोर्स है बेसिकली ये, इसमें लेक्चर्स हैं, PDF में नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन है, सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो है, और इसमें साथ में जो है अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जो है ARO टेस्ट लिखकर इसी नंबर पर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको उसका डिटेल बता दिया जाएगा। टेस्ट का क्या महत्व है ये भी हम आगे भी समझेंगे। ये हमारा पाठ्यक्रम है, इसको अब बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता है। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि सफलता का सूत्र, वैसे तो 130 प्लस यहाँ पर लिखा है, लेकिन अब जो है हमको इसमें थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा 5 नंबरों का। तो चलिए 5 नंबर यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको सेफेस्ट तरीका देखना है। हमको पहुँचना है अब 135 या उससे ऊपर, क्योंकि अब 130 पर जो है हो सकता है कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाए। और दूसरी चीज़ जो है, इस बार ARO की जो मेरिट है वो ARO से ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि ARO के पद कम हैं और कई सारे कंप्यूटर कोर्सेज को मान्य कर देने के कारण ARO में फॉर्म भी खूब पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ARO की मेरिट जो है बहुत ज़्यादा जा सकती है ARO से। तो ये जो 5 नंबर का इजाफा मैंने किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि
कंपटीशन के लेवल को देखते हुए निश्चित रूप से जो है मेरिट थोड़ा सा और हाई जाने की संभावना रहेगी। इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? तो सामान्य अध्ययन में आपको कम से कम जो है 140 में 85 लाने ही होंगे, और 85 लाना है तो आपको 120-125 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे, और वो भी जो है बहुत ही वाइजली, बहुत ही अच्छे से चूज़ करके, बहुत ही सोच समझ के आपको जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तब आप जो है 85 पर आके रुकेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से 10-12 क्वेश्चन तो आपके ले ही जाने वाली है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि निगेटिव मार्किंग है, लाओ मैं केवल 100 क्वेश्चन पे गेम खेल जाऊं, तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर आप अपनी पूरी मतलब इंटेलिजेंस लगा के, पूरी विजडम लगा के, पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके केवल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, और जिस पे आपको अटूट विश्वास है कि आपके 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, तब भी जो है निश्चित रूप से आप जब बाद में जब आंसर की आएगी तो आप जो है 80 के नीचे आ जाएंगे। ये हमेशा होता है, और शायद ही अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चा ना हो, छात्र ना हो, तो ये चीज़ जो है मुश्किल है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल है कि आपको जो अटैम्प्ट करना है वो कम से कम 125 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 15 जो है आपको जो बहुत रिस्की लग रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या करें, इसमें कुछ भी लगाना बहुत ही खतरनाक है, तो आप उसको जो है ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, ऐसे 15 क्वेश्चंस को। लेकिन आपको हर हालत में 125 तक जो है क्वेश्चंस को टच करना पड़ेगा, और जिसमें से 10 क्वेश्चन पे ठीक ठाक रिस्क भी लेना पड़ेगा, और तब जाके आप जो है 85 या 85 प्लस जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। और सामान्य हिंदी में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको हमेशा 55 प्लस ही जाना है। 50 सही करने पर आपकी गारंटी नहीं है कि आप जो है जो रिक्वायर्ड मेरिट है उसको आप अचीव कर पाएँ। तो 55 प्लस को ही लेके चलिएगा। अभी भी 2 महीना है, कोई कम समय नहीं है, बहुत समय है। अगर देखा जाए हिंदी के हिसाब से, अगर अभी से भी आप 1 घंटा जम के 1-1.5 घंटा हिंदी को रोज़ दे रहे हैं, तो ये 55 प्लस लक्ष्य असंभव नहीं है। ये जो हमारी सामान्य हिंदी की किताब है, अगर ये आपके पास नहीं है, ये मंगा लीजिए, इसको पढ़िए, रटिए, जैसे भी करके जो है 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए, और 55 प्लस जो है ये गारंटीड आपके यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा है इस किताब का, क्योंकि पहले तो ये PDF के फॉर्म में ही अवेलेबल थी, अब तो प्रिंटेड है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास है भी। तो ऐसी स्थिति में इस किताब को 3 से 4 बार 5 बार अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल संभव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 135 तक जाना है हर हालत में, तब आप जो है अपने आप को सुनिश्चित रूप से मान पाएंगे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक जो है ब्रॉड पिक्चर हुई कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और कितना हमको करना है। अब सबसे पहले GS पे आते हैं। देखिए, अब हम आज के उसमें हम किताबों की बात नहीं करेंगे। जो किताबें बतानी थी, जो और चीज़ें बतानी थी, वो सब जो है 7 सितंबर 2023 का मेरा वीडियो है, जिसमें मैंने 4 महीने की स्ट्रेटजी बताई है और 100 टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताया। हालांकि वो 100 टॉपिक्स अभी मैं आपको बहुत क्विकली एक बार दिखा भी दूंगा, आप चाहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि मैक्सिमम लोगों ने उसको देख रखा है, लेकिन फिर भी जो है अगर कोई बिल्कुल नया है जो नहीं जानता चैनल के बारे में, तो देखिए ये GS है, और एक ये मेरे द्वारा बनाया गया अनुमान है, क्योंकि मैंने बहुत ही गहन विश्लेषण किया है RO के सारे प्री और सारे मेंस के पेपर्स का, यूपी RO ARO का। उसमें जो है मैंने एक एवरेज निकाला, और जो खासकर पिछले 3 परीक्षाएं हुई हैं, 2017 की, 2016 की और 2021 की, तो उससे एक जो ट्रेंड उभर के आया है कि सबसे ज़्यादा जो रोल है
2023 में आपको करंट अफेयर्स से 22 क्वेश्चन लगभग मिल सकते हैं। तो इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जीएस का नंबर 1 सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं भारतीय इतिहास से। ये भारतीय इतिहास जो लिखा है इसका मतलब है एंशिएंट प्लस मेडिवल, ये 8 क्वेश्चन हो गए। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है, या जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, इससे मिलाकर 12 प्रश्न। तो ये हमारा जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जीएस का, जिसको हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि इतिहास बहुत ही लेंदी है, मैं इसी समय जो है टॉपिक सब्जेक्ट्स पे भी चर्चा करता चलूँ, नहीं तो कोई चीज़ रह जाएगी। करंट अफेयर्स, पहले हमें करंट अफेयर्स हमने लिया है तो करंट अफेयर्स पे ही बात करें। तो चलिए एक हम बहुत ही वैसा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 20 प्रश्न आने हैं करंट अफेयर्स के, मान लीजिए 20 प्रश्न आने हैं। तो 20 प्रश्नों में से लगभग जो 14 प्रश्न होंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, लगभग 70% की बात हो रही है। तो लगभग जो 14 प्रश्न होंगे वो इधर और 6 प्रश्न इधर। 14 प्रश्न कहाँ से आएंगे? 14 प्रश्न आपके आएंगे अंतिम 6 माह से। अंतिम 6 माह का मतलब जुलाई से दिसंबर 2023। जुलाई से दिसंबर 2023 से 14 प्रश्न यानी अंतिम 6 माह से आएंगे। अब इन 14 प्रश्नों को भी अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं? यहाँ से जो है आपके आएंगे 6 से 7 प्रश्न। चलिए हम एक ही संख्या रखते हैं, वो नहीं रखते हैं। तो मान लीजिए 6 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 8 प्रश्न कहाँ से आएंगे? 8 प्रश्न आपके आएंगे जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो बताने का मतलब है, ये आप इस बात का महत्व समझ सकें कि कौन से महीने के करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है। तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत आपको मिल गया कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये करंट अफेयर्स हमको जितनी भी ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ सकते हैं उतनी गहराई में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं तो जो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि लगभग 6 प्रश्न आएंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है, इसको आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है और एक नॉर्मल लेवल तक जो है इसमें करंट अफेयर्स को हमको पढ़ना है। और उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कि जो है 6 प्रश्न आएंगे जनवरी से जून। जनवरी से जून यानी इसका वेटेज कम हो गया। अब इसमें भी जनवरी से मार्च के बीच में मुश्किल से जो है 2 प्रश्न आ सकते हैं इस डिवीज़न के हिसाब से, और 4 प्रश्न आ सकते हैं अप्रैल, मई, जून। तो स्पष्ट रूप से जो है आप इन 20 प्रश्नों का विभाजन समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये सब कुछ जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ये ट्रेंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन ट्रेंड यही बताता है कि अंतिम 3 महीना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसके ठीक 3 पहले वाला वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसके ठीक 3 महीने पहले वाला इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, और जो सबसे आखिरी मतलब सबसे पहले के 3 महीने हैं, यानी अगर साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करें तो जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहली तिमाही है जनवरी से मार्च वाली, वो बहुत ही कैजुअल है। वहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इस बात की 100% गारंटी नहीं है। तो अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हम कैसे ये समझें कि हमको पढ़ना क्या है।
करंट अफेयर्स में अब हम जो है बात करते हैं, ये हम पूरा इसको समझ लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे बड़ी चीज़ है। हम बात करते हैं जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च में आपको केवल जो बड़े सम्मेलन हुए हैं, जो रिपीट भी नहीं हुए हैं, मतलब मान लीजिए हमने कहा राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन हुआ कोयम्बटूर में या कहीं भी जहाँ भी, तो इस तरह के सम्मेलन जो राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय, वो मान लीजिए कॉप की बैठक हुई हो, G20 की हुई हो, बिम्स्टेक की हुई हो, तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं जो अभी तक अपरिवर्तित हैं, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, जिनको किसी अन्य मतलब सेम संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, रिप्लेस नहीं किया गया है, वो हमको इसमें पढ़ने हैं। या उसके अलावा जो है बजट है हमारा, इसी क्वार्टर में बजट आता है, आर्थिक समीक्षा आती है, कुछ और आर्थिकी के डेटा आते हैं, उत्पादन भंडारण का कोई डेटा आया हो जो अभी तक अपरिवर्तित है, उसके अलावा कोई नियुक्तियां हुई हो या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा कोई विदेश यात्रा की गई हो, उसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या अन्य किसी उच्च संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा किसी चीज़ के शिलान्यास किया गया हो, या ऐसा करंट अफेयर्स जो अब स्टैटिक जीके बन गया हो। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, मान लीजिए आपसे पूछा जाए पहला सोलर ग्राम भारत का कौन सा है, या जो है भारत में पहली जो है सबसे बड़ी सोलर परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है, या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेटा बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो भले ही ये जनवरी से मार्च है, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये लगभग करंट से हटकर ये स्टैटिक जीके बन गया है। उसके अलावा जो है योजना कभी भी पुरानी नहीं होती है। आपने देखा होगा अभी भी उज्ज्वला योजना से प्रश्न आते हैं, अभी भी जनधन से प्रश्न आते हैं, अभी भी स्वच्छ भारत मिशन से प्रश्न आते हैं। 2014 की जितनी भी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया है, 2014-15 में जितनी भी शुरू की गई थी, उनसे आज भी प्रश्न आते हैं। तो योजना को आप यूँ कह लीजिए कि योजना कभी बूढ़ी नहीं होती है जब तक उसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया है किसी योजना से दूसरी, या उसको बंद नहीं कर दिया गया है। बंद वाली भी पूछ लेते हैं स्टैटिक पोर्शन में, लेकिन फ़िलहाल आपको अगर इस बीच कोई योजना का अनावरण किया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है और उसको पढ़ना है। तो ये हो गया कि जनवरी से मार्च में हम क्या पढ़ें, ठीक है। अब अप्रैल मई जून ये जो क्वार्टर है, इसमें आपको लगभग सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सुपरफिशियल पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको सूचकांक भी पढ़ना है, आपको रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, आपको नियुक्तियां भी पढ़नी है, आपको पुस्तकें भी पढ़नी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वन लाइनर पढ़ना है, और यही यहाँ पर भी पढ़ना है। वन लाइनर फॉर्मेट में ही पढ़ना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। कहाँ पर हुआ, किसने किया, किस तारीख को हुआ, बस इतनी चीज़ें जो है। या कोई योजना है तो उसमें क्या लक्ष्य रखा गया, राज्य से संबंधित योजना है तो किस राज्य की है, और बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में हमको नहीं घुसना है। तो ये मान लीजिए कि इसमें हमको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में हमको इसको कवर करना है। तो इसके लिए सोर्स आप जो है, कई सारे वार्षिकांक आए थे, आपने पिछली परीक्षाओं के लिए भी लिया होगा, घटना सार है, घटना चक्र है, या आपके पास जो है और कोई हो, दृष्टि हो, लक्ष्य हो, परीक्षा मंथन वाली, या कोई भी हो जो है, जो आप मैगजीन रेगुलर पढ़ते हैं, तो 6 मंथली या ईयरली कोई भी हो, तो उससे आप जो है ये वाला जो है इतना कवर कर लीजिए, क्योंकि इसको बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से पढ़ना है, बहुत डेप्थ में घुसना नहीं है। इसके बाद आता है जुलाई, जिसको हमने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। ये इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आ गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर,
2023, जुलाई अगस्त सितंबर। अब यहाँ पर ऑल टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें आपको कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, और एक नॉर्मल डेप्थ तक सबको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब अगर हम कह लें कि इंटेंसिव तरीके से पढ़ना है, इसमें कोई भी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अगर डिटेल्ड चीज़ है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सम्मेलन है, एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए G20 सम्मेलन हुआ, तो उसमें आपको ये भी पढ़ना है कि कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के थोड़े उनके बारे में भी जान लीजिए, और उसमें किसको जो है किसने उद्घाटन किया था, किस तारीख को हुआ, कहाँ पर हुआ, उसमें ध्येय वाक्य क्या था, यानी उसकी जो थीम थी वो क्या थी, और साथ में क्या डिक्लेरेशन हुए, इस लेवल तक सब कुछ आपको पढ़ना है। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन डेप्थ में पढ़ने हैं, ना कि वन लाइनर फॉर्म में। इसको आपको ऑल टॉपिक्स जो है डेप्थ में पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आप आ जाइए सितंबर के बाद जो है अक्टूबर की हम बात कर लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि फरवरी में 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो दिसंबर से जनवरी से प्रश्न आना लगभग नामुमकिन है। 1 महीना पहले, 1 से सवा महीना पहले पेपर लगभग बन जाता है। 1 महीना तो मान ही लीजिए जो है। अगर किसी को बहुत क्यूरियोसिटी हो या बहुत जो है उसके अंदर जो है ये फीलिंग हो कि हमको खतरा लग रहा है कि दिसंबर पे नहीं ख़त्म करेंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, तो 10 जनवरी तक आप जो है कवर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ 31 दिसंबर तक ही पर्याप्त है। अब ये जो अक्टूबर से दिसंबर वाला है, इसको आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, वेरी इंटेंसिव तरीके से। बहुत ही सघनता के साथ इसमें पढ़ना, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अब जैसे इस बीच क्या हुआ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। अब क्रिकेट के वर्ल्ड कप में बहुत सारे जो है भारतीय टीम ने, भारतीय खिलाड़ियों ने जो है रिकॉर्ड बनाए, विदेशी खिलाड़ियों ने भी बनाए। बहुत सारी जो है ऐसी यादगार प्रतियोगिताएं उसमें हुई, सेमीफाइनल हुआ, फाइनल हुआ, उसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, फिर सर्वाधिक रन बनाने वाला, सर्वाधिक कैच करने वाला, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाला, स्पिनर कौन है, तो फास्ट बॉलर कौन है। मतलब जितनी डेप्थ में जा सकते हैं इसमें हर मतलब सब कुछ पढ़ लेना है पूरी डेप्थ में। सबसे ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो अक्टूबर से दिसंबर का पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्या। अब जो है बात रही कहाँ से कवर करना है, तो अभी देखिए 15 से 20 दिसंबर के बीच में हमारे इसी चैनल पर एक रिवीजन सीरीज़ पूरे साल के करंट अफेयर्स की, और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ लगभग वही पैटर्न में हम फॉलो करके करेंगे। यूपी का भी करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, और सबको सेगमेंट या जिसको हम टॉपिक्स कहते हैं, टॉपिक वाइज जो है बांट कर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप उसका भी इंतज़ार कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ तो रहे ही हैं, वो आपको एक रिवीजन मोड में जाने के लिए हेल्प करेगा। उसके अलावा अभी 15-20 दिन में बाज़ार जो है करंट अफेयर्स की पत्रिकाओं से पट जाएगा, तो उसमें जो भी अच्छा वार्षिकांक हो, जिस पे आपको विश्वास हो, घटना चक्र, घटनासार, परीक्षा मंथन, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, जो भी आप ठीक समझते हो वो आप ले लीजिए। बहुत मोटी वाले के चक्कर मत पड़िएगा, ऐसा लीजिएगा जो है जो वास्तव में रिवीजन में हेल्पफुल है। ऐसी किताब ना ले लीजिएगा कि वो पता चला 300-400 पन्ने की है और आप उसको देख के ही जो है भ्रमित हो जाएं, या अपना जो है जो आत्मविश्वास आपने जैसे तैसे बना के रखा हुआ है वो उसको देखते ही टूट जाए। तो वार्षिकांक इसमें बहुत हेल्प करेगा। वार्षिकांक से आपका जो है क्या होगा, पुराना वाला क्योंकि उसमें काफ़ी डाइल्यूट कर दिया जाता है और नए वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। बाकी जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर नोट्स भी बना रहे होंगे या डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वो जो उन्होंने अब तक बनाया है, जो उन्होंने अब तक इकट्ठा किया है, तैयार किया है, बस उसी पर वो रिलाई करें, उन्हीं पर विश्वास करके उसको जो है पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपका वो हमारा है भूगोल।
भूगोल से जो है एवरेज 18 प्रश्न आते हैं। अब कैसे प्रश्न आते हैं, क्या है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम अभी फोकस इसमें अलग अलग नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है उसको पढ़ लीजिए। चौथा जो सबसे बड़ा है आपका वो है 16 प्रश्न लगभग आते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और यूपी जीके को मिला के, जो मुझे लगता है कि सबसे आसान है पढ़ने में। यूपी जीके, क्योंकि अगर आप यूपी के ही रहने वाले हैं तो यूपी जीके आपके लिए बहुत जो है आसान है, और यूपी जीके के कई सारे ऑथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल हैं। इस चैनल पे भी खूब पढ़ाया गया है। बाकी जो है कई सारी किताबें मार्केट में हैं, आपके पास होंगी ही निश्चित रूप से, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो और यूपी का करंट अफेयर्स के लिए मैं ज़रूर इस बात पे जोर डालूँगा कि जनवरी से लेके अब तक जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं यूपी करंट अफेयर्स के, हर महीने अपलोड हैं। अगर आप उसको ही ईमानदारी से देख लीजिए तो यूपी करंट अफेयर्स उससे बाहर नहीं जाना है। तो ये हो गया चौथा। उसके बाद जो है रीजनिंग का नंबर आता है, जो 5वें सबसे बड़े, या रीजनिंग और साइंस जो है बराबर में है। तो रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। और रीजनिंग में अच्छी बात यह है कि उसका लेवल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में या जो है बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। बहुत ही एक नॉर्मल विद्यार्थी की क्षमता के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका भी जो है देख लीजिए। और पुराने जितने भी प्रश्न हैं, चाहे घटना चक्र से लगा लीजिए, चाहे यूथ वाली किताब से उसको सॉल्व कर लीजिए, आप उसका ट्रेंड समझ जाएंगे। तो इसके बाद राज व्यवस्था है, पर्यावरण है, कृषि है, विविध है, जीएस है, सामान्य और सामान्य अध्ययन के, इस तरह से 140 क्वेश्चन हो गए। अब जैसा कि हम लोगों ने लक्ष्य पे चर्चा की थी कि आपको हर हालत में ये सोचना है कि हमको 85 के ऊपर जाना है 140 में, आउट ऑफ 140। तो यहीं से आपका चुनाव शुरू होता है। क्योंकि मैं एक बात को हमेशा कहता हूं कि जब 100% आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, या 100% क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि करेंगे भी तो निश्चित रूप से जो है आप नेगेटिव मार्किंग की चपेट में बहुत बुरी तरह से आ जाएंगे। तो जितना भी पढ़िए उसको सॉलिड पढ़िए। अगर आप केवल 5 टॉपिक्स ऊपर के चुन लेते हैं और आज से लेके 2 महीना पूरी जान इसमें झोंक देते हैं, पूरा हर तरह से उसका PYQ लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपने जो अब तक पढ़ा है ऑथेंटिक सोर्सेज से उसको खूब अच्छे से बारंबार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप जोड़ लीजिए। यहीं पर आप जोड़ सकते हैं कि आप इस टारगेट को ऐसे ही जो है पार कर जाएंगे अगर आप इस पे रहेंगे। बाकी ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। आप किसी भी हालत में आप जो है इकोनॉमिक्स में 10 में से 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, पॉलिटी में तो 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, पर्यावरण में आप 6 में से 2-3 क्वेश्चन कर ही लेंगे, कृषि में मान लीजिए 4 में से 2 कर ही लेंगे, जनगणना में मान लीजिए आप 1 कम से कम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अगर उस पर ध्यान दिया तो बाकी जो है आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि आपने जो है केवल कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, पढ़े आपने सब होंगे, कुछ ज़्यादा पढ़े होंगे, कुछ कम पढ़े होंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को ट्राई करने का समय ख़त्म हो गया। मैं बस सीधी सी 2 टूक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी मध्यकालीन इतिहास को अक्षर सा नहीं पढ़ पाए हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि अब मध्यकालीन इतिहास को पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ईमानदारी से व्याख्या सहित हल कर लीजिए और उसी में से आपको जो है पर्याप्त प्रश्न मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई और सब्जेक्ट छूटा हुआ है तो उस पर दिन रात अपना पूरा समय देकर और बाकी रिवीजन का समय खराब करके आप अपना जो बना बनाया खेल है उसको आप बिगाड़ लेंगे। तो खेल ये है कि सामान्य अध्ययन में आपको हर हाल में 85 के ऊपर जाना है, निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के बाद। तो आप तय कर लीजिए कि आपने 5-6 जो है सब्जेक्ट बड़े बड़े कौन से इस 2 महीने में अच्छे से रगड़ डालने हैं, अच्छे से रिवाइज कर डालने हैं, और जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। 100% तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है।
अगर कोई ये दावा कर रहा है कि उसने 100% सिलेबस कवर कर लिया है तो ऐसा वो दावा ही जो है बिल्कुल अप्रत्याशित है। क्यों? क्योंकि किसी को 100% सिलेबस पता ही नहीं कि 100% सिलेबस क्या है। आपको तो आयोग ने सब्जेक्ट की एक लिस्ट थमा दी कि ये सामान्य अध्ययन में आपको ये पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, विश्व और भारत का भूगोल पूछा जाएगा। उसमें पूछा क्या जाएगा, कहाँ तक पूछा जाएगा, क्या उसकी कोई सीमा है या कोई इसका वहाँ पर स्तर दिया है कि स्नातक स्तर तक का पूछा जाएगा, कि इंटर के स्तर तक पूछा जाएगा, कि परास्नातक के स्तर तक पूछा जाएगा। 2021 वाला आप जो है सामान्य अध्ययन का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि जो है ये जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी पढ़ा जाता है, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, सब व्यर्थ है उस पेपर के आगे। तो खैर हम ये उम्मीद करते हैं कि वैसा पेपर अब नहीं आएगा। कभी कभी आयोग में इस तरह के पेपर बना दिए जाते हैं जानबूझ के एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर वही जानबूझ के किया जाएगा तो बात अलग है। लेकिन अगर एक सामान्य तरीके से पेपर आता है तो उसमें 140 में 80 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो सभी की पहुंच में होते हैं, और जो असली खेल होता है वो बचे हुए 60 क्वेश्चंस में होता है कि उन 60 क्वेश्चंस में कौन क्या कर पाता है। तो 80 क्वेश्चंस लगभग सभी की पहुंच में होते हैं जो एक सामान्य विद्यार्थी है और अच्छे से पढ़ता है। लेकिन इस स्कोर को निगेटिव मार्किंग के बाद 85 के पार ले जाना उसी के बस का संभव है जिसने एक बहुत ही सोची समझी और अच्छी रणनीति बनाकर पढ़ाई की है और जो अंत तक पूरी कंसिस्टेंसी से लगा रहेगा, कहीं पर भी वो विचलित नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं टहलने, किताबों की दुकान पे शौक़ होता है विद्यार्थियों का, मैं भी जाता था, मैं भी जाता हूँ अभी भी। तो पता चला यूथ की एक चमचमाती किताब टंगी हुई है, घटना चक्र की टंगी हुई है, फिर किसी और पब्लिकेशन की टंगी, उसमें बड़ा बड़ा लिखा है आर.ओ. ये पॉइंटर आ गई, ये जो है तथ्यसार आ गई, ये इस तरह से आ गई। तो क्या होता है, आप जिन किताबों से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे थे और आप 4 किताबें और खरीद लाए। अभी आपने जो किताबें पढ़ रहे थे उसी को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए, पूरा रिवाइज नहीं कर पाए हैं। 4 जो है आप जो है नई किताबें और लेके आ गए आकर्षण में फंसकर। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो समझने वाली बात है, आप चकाचौंध में मत फंसिए, दूसरी की सलाह और मशवरे में भी ज़्यादा मत आइए। ठीक है, जिन पे आपको विश्वास है उनकी सलाह मानिए। सलाह हर आदमी किसी न किसी की मानता है, आप मेरी सुनते हैं, मैं भी किसी की सुनता हूँ। ठीक है, अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है किसी के ऊपर तो उसकी बात को समझिए, सुनिए, लेकिन अपने स्वविवेक का भी जो है परिचय दीजिए। भटकाव इस स्टेज पर जब आपके पास केवल 2 महीने का समय है बहुत ज़्यादा घातक है, हानिकारक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब नई चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने से अच्छा है जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, जिस सोर्स से पढ़ा है उसका बारंबार रिवीज़न कीजिए, जितनी बार हो सके उतना रिवाइज करिए। अगर आपने 140 में केवल 90 प्रश्नों को हल करने लायक मटेरियल पढ़ा है तो आप पूरी ताकत झोंक दीजिए कि आप इनको इन 90 प्रश्नों में डिगना नहीं है। गलती होंगी, ज़रूर गलत होंगे, मान लीजिए 7, 8, 10 सवाल इसमें से ज़रूर गलत होंगे। आप कितना भी एफर्ट कर लेंगे, 90 लायक पढ़ा है तो 90 नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वास्तविकता है जिसको आपको जो है स्वीकार करना होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस स्टेज पर किसी भी जो है ज़बरदस्ती वाले भटकाव से बचिए। मार्केट जाइए, किताबें देखिए, समझिए, जो उपयोगी हो लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए। इस समय टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप अब इस समय गए और एकदम से एक नई किताब ले आए ऐसी जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा 20 पन्ना पढ़ेंगे, 25 पन्ना पढ़ लेंगे, 30 पन्ना पढ़ लेंगे 200 पन्नों की किताब का, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, जो किताब आपने पहले पढ़ी है या आपने शॉर्ट नोट बना रखा है, आपने सोचा था कि एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से रिवीजन शुरू करेंगे, वो क्या होगी, वो एक किनारे रह जाएगी और वो रिवीजन से बाहर हो जाएगी। रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब एग्ज़ाम में जाएंगे चारों ऑप्शंस को देखेंगे आपको ये ज़रूर याद आएगा, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड की पावर ऐसी होती है कि अगर आपने किसी चीज़ को एक बार भी पढ़ा है जीवन में
तो वो आपको ये इशारा करेगा कि हाँ ये तुमने पढ़ा तो है, लेकिन वहीं पर जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो संघर्ष होगा, जो द्वंद्व होगा, उसमें आप फंस जाएंगे और आप किसी भी नतीजे से नहीं पहुंचेंगे कि ABCD में वास्तव में सही क्या है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप एग्जैक्टली उस समय रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा भटकाव में मत पड़िए। एकदम से ये नहीं कि आप पैनिक होकर दो महीना बचा है जाइए 2-4-10 किताबें खरीद लाइए किसी की सलाह पर, और उसके बाद जो है जो आपने पहले पढ़ा था उसका भी रिवीजन ना हो पाए और नया लाके आप अपने ऊपर एक नया बोझ और बढ़ा लें। तो मुझे लगता है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो ये जो चार्ट दिखाने का उद्देश्य है वो यही है कि आप पहली चीज़ 5 अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को सामान्य अध्ययन के अंदर वाले चुन लीजिए कि इन 5 में मुझे इस तरह से रिवीजन करना है, इस तरह से इसको पढ़ना है, घोट के पी जाना है, रट लेना है, चाहे कोई भी मेथड अपनाना है कि इन 5 जो है टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स में मुझे सब कुछ जो है अच्छे से कवर कर लेना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी को भी पढ़ना है, बाकी को छोड़ नहीं देना है, लेकिन उन 5 पे जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है वेटेज देना है। तो अपनी वरीयता, अपना एक वरीयता क्रम तय कर लीजिए कि हमारे 5 वो टॉपिक कौन से हैं, 5 वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं सामान्य अध्ययन में जिस पे हम ये पूरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो 5 पर आप लड़ाई लड़िए, बाकी क्वेश्चन भी आप करिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट नहीं आएगी या कृषि नहीं आएगी या जनगणना नहीं आएगी। आप तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको जो है इस तरह से चुनाव करना है। अब जो मैंने यहाँ पर अनुमानित प्रश्न वहाँ बताए थे, उनसे जो मैंने पिछले वीडियो में भी जहाँ पर मैंने 100 टॉपिक की चर्चा की थी, मैं जल्दी आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरा उद्देश्य आपको टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कराना नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि ये टॉपिक, कुछ लोगों के कमेंट पिछले वीडियो पर ये भी आए थे कि सर मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है। तो अभी पढ़ना शुरू किया है इसका मतलब आपने 100% रिस्क लिया है। आप जानते हैं कि आप इस गेम से बाहर कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 महीना पढ़ के कोई गारंटी नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम, ये बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है और ऊपर से इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें भीड़ बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता हो गई है कि 2-2.5 महीना पढ़ा हुआ और ऊपर से सामान्य अध्ययन जैसा सब्जेक्ट 2-2.5 महीना उसमें पढ़ के कौन दावा कर सकता है कि वो निकल सकता। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, और मानव जीवन हमेशा से रिस्क पे ही चला है, आप जीवन में अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अभी भी रिस्क लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये 100 टॉपिक्स जो है आप ईमानदारी से जितनी तेज़ी से कवर कर सकते हैं, 8 घंटा पढ़िए डेली, 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, लेकिन ये 100 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मेंस का टिकट मिल जाएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। जैसे प्राचीन इतिहास में हमने कहा कि 4 प्रश्न अनुमानित हैं, तो उसमें से ये मैंने 6 टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप ये 6 टॉपिक उसमें से कवर कर लेते हैं तो जो है आपका काम हो सकता है, आप जो है प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत हो गया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। मैं इसीलिए मैंने इसको इस तरफ रखा है जिससे आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें अगर आपको लेना हो। फिर ये विश्व भूगोल में कहाँ से, और ये वो टॉपिक हैं जिनमें बहुत ही विश्लेषण से, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम लिख दिए हों, मतलब बैठ के। इस पर मैंने 15-20 दिन रिसर्च की थी जब मैंने ये टॉपिक पिछला वीडियो बनाने से पहले, और सारे पेपर के एक प्रश्न को मैंने समझने का प्रयास किया था कि वो पूछा कहाँ से गया है, क्यों पूछा गया है, कैसे पूछा गया है और उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। भारत का भूगोल, उसके अलावा जो है यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स सहित, जिसमें से 16 प्रश्न संभावित थे। फिर रीजनिंग प्लस मैथ यहाँ पर है, इसमें से 14 प्रश्न अनुमानित हैं। तो ये रीजनिंग मैथ हो गया। अगर रीजनिंग मैथ में आप इतने ही टॉपिक कर लेते हैं तो आपका जो 14 प्रश्न है अनुमानित वो हो जाएंगे।
मैथ एक्चुअल में यहाँ डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैथ में भी कॉमन होते हैं या मैथ के रीजनिंग से रिलेट करते हैं, तो इसलिए जो है दोनों को अलग अलग लिखा है। फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ये साइंस के क्वेश्चंस हैं। फिर अर्थशास्त्र, मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक में जो है क्लासिक इकोनॉमी बहुत कम पूछी जाती है अब, और इकोनॉमी में जो है जो लेटेस्ट डेटा, ट्रेंड, रिपोर्ट, सूचकांक इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है राज्य व्यवस्था, सबसे बढ़िया तो यही रहता है। इसमें आप अगर केवल जो है घटना चक्र उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं व्याख्या सहित, तो आपकी जो 10-12 प्रश्न पॉलिटी से आने होते हैं, ये समझ लीजिए उसमें से आप 1-2 गलत करेंगे तो करेंगे, बाकी सब आपके जो है वहाँ से सही हो जाएंगे। उसके बाद है पर्यावरण, जिसमें अनुमानित प्रश्न जो है 6 संभावना रहेगी। उसके बाद कृषि है। फिर हमारा जो है जनगणना आता है। जनगणना का अब जोर कम हो गया, कभी आरओ में जनगणना के क्वेश्चन भरे रहते। मुझे याद है 2016 का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें जनगणना से 15 या 17 प्रश्न आए थे, तब जनगणना का बहुत जोर हुआ करता था। चूँकि अब 2021 में जनगणना होनी थी, वो अनिश्चित काल के लिए टल गई है, तो 2011 वाली जनगणना से कितना पूछा जाए, इसलिए आउटडेटेड होने के कारण जनगणना के प्रश्नों का जो है वो कम हो गया है। फिर विविध में 2 प्रश्न आ जाते हैं। विविध का मतलब ही होता है कि वो किसी सब्जेक्ट में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनको विविध कहा जाता है। इसके बाद जो है अगला जो ट्रम्प कार्ड है वो हिंदी है। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी की अगर आप ये किताब हमारी ले लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके 3-4 रिवीज़न में ही जो है इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 6 टॉपिक हैं, सबसे 10-10 प्रश्न आने हैं, और यही वो ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है सामान्य समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में जिसमें आप बिल्कुल श्योरिटी से इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि आप जो है 50 के ऊपर तो कहीं नहीं गया है। अगर आप एक सामान्य मेहनत भी करते हैं हिंदी में तो 50 तो आप खींच ही ले जाएंगे, और 55 प्लस ले जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारी किताब पढ़ें, आप जो भी किताब पढ़ रहे थे उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और थोड़ा सा हिंदी में ये है कि हिंदी की कोई एक किताब ऐसी नहीं, इसीलिए मैं बार बार अपनी किताब का एग्जांपल देता हूँ कि जिसको पढ़ के ये संतुष्टि मिल जाए कि हमने जो है लगभग मैक्सिमम वर्ड्स कवर कर लिए हैं। क्योंकि किसी में तद्धम तस्व छोटा सा दिया, किसी में विशेष विशेषण बहुत छोटा सा दिया है, तो 2-3 किताबें पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पिछले वीडियो में किताब के बारे में सब बताया है। और इसमें एक में सबसे ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होती है पर्यायवाची में। तो पर्यायवाची का भी मैंने ट्रिक बताया था, मैंने एक स्पेस सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि पर्यायवाची में हमको वो शब्द ज़्यादा पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए घटना चक्र या युद्ध की किताब से। घटना चक्र जो है उसमें ज़्यादा बेटर है। तो उसमें आप ये जरूर नोट कर लें कि किन किन से जो है पर्यायवाची किन किन का ज़्यादा पूछा गया। मान लीजिए लक्ष्मी का ज़्यादा पूछा गया, दुर्गा जी का ज़्यादा पूछा गया, कृष्ण जी का पूछा गया, तो वो वाले आपको अच्छे से रट लेने हैं। उसके बाद जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। आप संज्ञा की परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है जितने भी देवी देवता हैं उनसे संबंधित जितने पर्यायवाची हैं उनको अच्छे से पढ़ लेने की ज़रूरत है। फिर चौथे नंबर पे वो आते हैं जिनमें एक पर्यायवाची शब्द एक से अधिक का जो है पर्यायवाची होता है। जैसे सिली मुख हो गया तो एक से ज़्यादा का पर्यायवाची है। तो इस तरह के, या तरणी हो गया जो नौका का भी होता है। इसी तरह से जो है बहुत सारे पर्यायवाची हैं। सारंग के जो है जैसे बहुत सारे अनेकार्थी होते हैं, हरि के होते हैं। तो जिनके भी एक से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द में प्रयोग जिन शब्दों का होता है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि अनेकार्थी शब्द जो हैं उनको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए अनेकार्थी वाले जो है पर्यायवाची शब्द जो है बहुत दिए जाते हैं। तो हिंदी में इसी प्रकार से आपको जो है जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं बस उसको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और लिख कर याद कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि जो है सर हमको वाक्य वतनी शुद्धि में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है
कि टा के नीचे ये लगेगा वो लगेगा, तो उसमें सीधा सा तरीका है कि आप जो है जो शब्द आपको उच्चारण में कठिन है, जैसे वाग्जाल है, प्रज्वल है, उज्ज्वल है, प्रज्वलित है, तो इन सभी में आप जब लिख लिख के अभ्यास करेंगे तो अगर आप वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे तो अगर आपने 10-15 बार लिख लिख के अभ्यास किया हुआ है तो तुरंत आप जो है एक पेंसिल से आप रफ में उसको लिख के देखेंगे, आप वही लिख लेंगे जो आपने अभ्यास के समय लिखा था। तो इस तरह से ये आपका हिंदी जो है तैयार हो जाएगा। और हिंदी ही गेम चेंजर है, आप सभी लोग जानते हैं। जो भी आपको सामान्य अध्ययन में नुकसान होने वाला है या सामान्य अध्ययन वास्ट होने के कारण आप उसको अगर 100% नहीं कवर कर पा रहे हैं, आपको आपकी अभी लगता है तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप अपना जो है ठीक ठाक समय हिंदी पर दीजिए। कम से कम 1.5-2 घंटा हिंदी पे दीजिए, बाकी बचे हुए समय को जो है सामान्य अध्ययन पर लगा दीजिए। और इस तरह से जो है आपका हिंदी जो है जो उधर की कमी रहेगी सामान्य अध्ययन वाली, वो जो है उसको कवर कर देगी। किताबों के बारे में ये बुक्स के लिस्ट लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा अब इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास किताब होंगी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास किताब होंगी ही होंगी। अब मैंने जो शुरुआत में बात कही थी कि 5 ऐसी बातें जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने पाएगा। 5 ऐसी बातें जो सब, उसमें सबसे पहली बात आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है। मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कब से पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और किसको कितनी जो है गंभीरता से या इंटेंसिटी से पढ़ना है। तो लास्ट के 6 मंथ वाले को बहुत इंटेंसिटी से पढ़ना, उसके लास्ट और जनवरी से जो जून वाला है उसको जो है हल्के में लेना है। हल्के में लेने का मतलब है 1 लाइनर टाइप का पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। तो जो करंट अफेयर्स के 22 से 25 क्वेश्चन हैं, आप खुद सोचिए 85 क्वेश्चन अगर आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आपको सही करने हैं हर हालत में, तो 22 से 25 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा जो है गेम है ये, जिसको आपको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज कर लेना है। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब घटनाचक्र पूर्वालोकन की अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आप जो है इस वर्ष जो भी 2023 में परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हों, चाहे छत्तीसगढ़ की हों, चाहे बिहार की हों, चाहे हिमाचल प्रदेश की हों, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पेट हो, उसमें जितना भी आपके काम का पोर्शन है, मतलब सामान्य अध्ययन है, अगर हिंदी है, उनको मतलब 1 साल के सारे जो है पेपर्स को, और ये सब आपको आसानी से YouTube पर मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। YouTube पे किसी ना किसी चैनल ने उसको सॉल्व कराया होगा, उसको देख लीजिए एक नज़र, जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे PYQ जो है नहीं पढ़ रखे हैं, घटनाचक्र पूर्वालोकन की अलग अलग जो 8 किताबों की श्रृंखला आती है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो समीक्षा अधिकारी की किताब आती है, ROARO की जो GS की किताब आती है, उससे पढ़ डालिए। GS की जो है ये यूथ पब्लिकेशन पे भी मिल जाएगी, घटनाचक्र पे भी मिल जाएगी, आप उनको पढ़ डालिए। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप मान लीजिए पूर्वालोकन ही पढ़ रहे हैं 8 अलग अलग वाली, तो 2010 के बाद वाले पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि देखिए उसमें 1992 से 1992-93 से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तभी वो इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप इस समय कवर करने की स्थिति में नहीं, पहले पढ़ रखा तो उसको रिवाइज़ कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ रखा है और आप फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं PYQ की, तो आप 2010 के बाद वाले क्वेश्चंस को रैंडमली देखते जाइए, आंसर देखते जाइए और थोड़ा बहुत व्याख्या पे भी नज़र डाल लीजिए। PYQ का बस इतना ही रोल है कि 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरी चीज़,
जो अब क्वेश्चन आते हैं वो रिसेंट जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि कृषक विद्रोह है, जनजाति विद्रोह है, मॉडर्न हिस्ट्री में कालक्रम लगाने को है। उसी तरह से ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो द्वीपों का क्रम है, नदियों के किनारे स्थित शहर हैं, या काला सागर दे दिया गया तो उसके चारों तरफ जो है कौन सी कंट्री है, कौन सी नहीं है, किसकी सीमा लगती है, स्थल रुद्देश। तो ये जो एक ट्रेंड है ये पता चलता है। तो उससे क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे होते हैं तो आप जब नए सिरे से आप अपना मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, जो जहाँ से भी कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, तो आप उस पर ये जान पाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है PYQ का महत्व है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको हिंदी में 55 प्लस लाने के लिए कितना भी एफर्ट करना हो वो कर डालिए। हिंदी में आपको 55 के ऊपर जाना ही होगा दोस्तों। जो इस बार का कंपटीशन है वो यही बताता है कि आपको 55 के ऊपर हिंदी में जाना होगा, और जीएस में हर हाल में आपको 80 के ऊपर जाना होगा। 85 के ऊपर जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के 135 जो है, जो 200 में 135 का जो सेफ जोन है, इसमें इंटर करने के लिए आपको हिंदी में 55 प्लस करना ही होगा। ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको करनी ही करनी है। इसके बाद चौथे नंबर पे रोल आता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज वो अस्त्र है जो आपको परीक्षा में जो है, जो आपके पसीने छूट जाते हैं, आप घबराहट होने लगती है, आता हुआ भूल जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, उससे उबारता है। नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है वो टेस्ट सीरीज से ही बचाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, हमारी संस्था की लीजिए, किसी और भी संस्था की लीजिए, तमाम कोचिंग्स की, तमाम संस्थानों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। बस स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लीजिए, और हमेशा टेस्ट सीरीज का चुनाव करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी समुचित व्याख्या आपको ज़रूर मिले। ऐसी ही टेस्ट सीरीज लीजिए जिसमें आपको व्याख्या भी पढ़ने को मिल रही हो। उससे क्या होगा कि कोई ऑप्शन क्यों सही है, कोई ऑप्शन क्यों गलत है, इसके बारे में आपका जानना जरूरी है। ज़रूरी नहीं, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता है। खासकर हम ये तो दावा बिल्कुल नहीं करते हैं कभी भी अपने स्टूडेंट से कि हमारी टेस्ट सीरीज ले लो, सब कुछ उसी से आ जाएगा। ऐसा हाई हो ही नहीं सकता है। ये ज़रूर है कि उसकी व्याख्या से उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल जो है डिक्टो उसी तरह के आ जाएं, वो सब चीज़ें संभव हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 140 प्रश्न में 140 उससे मिल जाएंगे या 70 भी मिल जाएंगे, तो ये दावा बिल्कुल अनुचित है। तो हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप हमारा जो ऑफिस का नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज जो है ले सकते हैं। लगभग 50 टेस्ट उसमें हैं, सब सेगमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर्स, फुल टेस्ट, हर तरह के टेस्ट हैं। तो आप उसको लेके अभी भी हल कर सकते हैं, और किसी की भी टेस्ट सीरीज लगाइए। लेकिन अब ये टारगेट रखिए कि आपको हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज कम से कम फुल टेस्ट, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फुल टेस्ट की, हफ्ते में 2 फुल टेस्ट आपको करने ही करने हैं। और ये टेस्ट ऐसे नहीं कि आपने जो है आधा टेस्ट सॉल्व किया फिर चले गए मार्केट घूमने, नाश्ता वास्ता करके आए, फिर आधा टेस्ट सॉल्व करें, इस तरह से नहीं। आपको बिल्कुल परीक्षा वाला माहौल बनाना पड़ेगा। कुर्सी मेज पे बैठिए, कॉपी रखिए, सामने घड़ी रखिए, OMR सीट लीजिए, बाकायदा OMR सीट लीजिए। बाज़ार में मिलता नहीं मिलता है तो आप नेट पे सर्च करिए OMR सीट, आपके सामने OMR सीट के बहुत सारे आ जाएंगे, PDF भी मिल जाएंगी, वो भी मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके 2, 4, 10, 20 जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। OMR भरिए, क्योंकि जो गोला गलत करने वाला आप लोग की समस्या है ना कि सर मुझे B भरना था, C भराए, या 8वें क्वेश्चन का उत्तर 9वें में भराए, वो बीच में छूट गया। तो इन सब चीज़ों को आप जो है सही से इनकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए आपको बिल्कुल वही माहौल बना के बैठना होगा जो आप परीक्षा में, एक्चुअल परीक्षा में जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी से लेके और एग्ज़ाम तक 20, 25, 30 टेस्ट अच्छे से लगा लेते हैं फुल,
तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर जो एक फोबिया है, जो आपके अंदर एक डर है एग्ज़ाम हॉल का, वो डर जो है बिल्कुल निकल जाना है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होनी है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज ही वो इस समय का आखिरी के 2 महीने का मूल मंत्र है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाइए। हम कहते हैं आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप जो है किसी अच्छे प्रकाशन की जो है वो ले लीजिए जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो। जैसे परीक्षा बाड़ी में खूब सारे प्रश्न होते हैं, ल्यूसेंट जीके तक की आती है, क्वेश्चन वाली बुक आती है, दृष्टि की आती है, बाकी और भी कॉस्मॉस पब्लिकेशन पे आती है, बर्णवाल साहब की जो है। तो मतलब उस तरह की कोई भी किताब लीजिए थोड़ी पे थोड़ा ट्रस्ट किया जा सके और व्याख्या दी हुई हो, आप उनसे खूब प्रश्नों का अभ्यास करिए। आपको ये भी पता चलेगा कि आप तुक्का लगाने में कैसे हैं, क्योंकि तुक्के का भी एक रोल है भाई। आप तुक्के लगा रहे हैं, उसमें कितना सक्सेसफुल आपका जो है, आपका सक्सेस रेट क्या है, ये भी तो आपको पता चलेगा। तभी तो आप, अगर आपके सामने ऐसी अपरिहार्य स्थिति बन जाती है एग्ज़ाम में कि आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपको तुक्के पे ही लगाने पड़े हैं लास्ट में, तब भी तो आप, तुक्का भी एक लॉजिक होता है ना, उसके पीछे भी लॉजिक होता है। कोई आंख बंद करके तुक्के तो लगाता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही खिलवाड़ हो गया अगर कोई आंख बंद करके लगाता है। हमेशा हम कोई भी तुक्का लगाते हैं, चाहे परीक्षा में चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, लेकिन उसके पीछे अपनी एक धारणा, अपना एक लॉजिक जरूर हम बना के लगाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि अब जब 2 महीना बचा है, अब आपको खूब टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। और जो लोग जो है हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, उनको लगातार टेस्ट का जो है अभ्यास कराया जा रहा है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट सब तरह से अभ्यास कराया जा रहा है। वो इसीलिए कराया जा रहा है कि जब आप परीक्षा में जाके बैठें तो आपके पसीने ना आए पेपर देख के, या ऐसा ना हो कि आप शून्य हो जाएं वहाँ पर, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जो है ऐसी स्थिति से बचना है तो आपको लगातार जो है ये अभ्यास करना पड़ेगा। फिर 5वीं सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, रिवीजन। रिवीजन और लिमिटेड रिसोर्स, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हर परीक्षा के लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। आप कम पढ़िए, आप 50% सिलेबस पढ़िए, 60% सिलेबस पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उसमें ये दावा रखिए कि उससे कोई भी प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आध गलत हो सकते हैं, एक दो गलत हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपना ये इस स्तर का अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर पाइए कि जो है क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं हमारे। तो इसको जो है केवल और केवल रिवीजन से अचीव किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अब समय नया पढ़ने का नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, जो है अगर आपका कोई पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही छूट गया है तो उसको छोड़ दीजिए। आप 100% कभी भी नहीं कवर कर सकते हैं, तो 100% की जो अंधी दौड़ है उसमें शामिल होने से अच्छा है कि आपने अगर 60% पढ़ा है, 70% पढ़ा है, उतने को ही 3 बार 4 बार रिवाइज़ करिए, खूब रिवाइज़ करिए, और बार बार रिवाइज करके इतना पक्का कर लीजिए कि उससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। तो रिवीजन और लिमिटेड सोर्सेज और टेस्ट सीरीज, ये इस समय जो है मांग है। और पढ़ाई के घंटे इत्यादि, इन सब पे कोई चर्चा करने की बात नहीं है। आप जो है, आपने मान लीजिए पहले कम पढ़ा है तो अपने घंटे बढ़ा दीजिए। कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटे सबसे 12 पढ़िए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 7 घंटे की कम से कम नींद आपको लेनी है, नहीं तो जो आपका पढ़ा लिखा है वो सब बेकार हो जाएगा। और कभी भी एक सीटिंग में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हर 2 घंटे पढ़ने के बाद आधा घंटा 45 मिनट का रेस्ट लीजिए, अपने दिमाग को किसी और काम में व्यस्त करिए, इंटरटेनमेंट करिए, खाइए पीजिए, आराम करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि आप चिपक के बैठ गए और 6 घंटा आपने सोचा कि आज हम 6 घंटा पढ़ेंगे तभी उठेंगे। ऐसे में क्या होगा, जो शुरुआत वाला पढ़ा है वो तो आपको ठीक से याद हो जाएगा, जो बाद वाला पढ़ा है वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग की भी एक कैपेसिटी है और हमारे ब्रेन का एक तरीका है चीज़ों को याद रखने का। तो जो है थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते हुए अपने शरीर को, अपने दिमाग को रिलैक्स होके पढ़िए, पैनिक मत होइए। एग्ज़ाम डेट आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अफरा तफरी में आ जाएं और बाज़ारों के चक्कर लगाने पड़े, दूसरे को फ़ोन करके पूछने लगें कि भैया कौन सी किताब ले आएँ, अब क्या करें आखिरी के 2 महीने में।
कोई नई किताब आई हो तो वो बता दो, ये सब चीज़ों में मत पढ़िए। जैसे पढ़ रहे थे पढ़िए, और एक वेल प्लान तरीके से जीएस में 5-6 टॉपिक्स को बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि जो है अब अंतिम बार पढ़ रहे हैं और इसी बार आपको जो है निकाल लेना है। तो ये सारी जो है इसके बारे में तैयारी हो गई है। अपना टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, टारगेट हमेशा बिल्कुल मजबूती से दिमाग में बना के रखिए। सिलेबस में जो है हमेशा टिक करते रहिए, क्या क्या रिवाइज हो गया, क्या क्या बचा है, और आपने जो कुछ शॉर्ट नोट या कुछ बना रखा हो उसको मत छोड़ दीजिएगा। पता चला आपने बहुत मेहनत से शॉर्ट नोट वगैरह बना के रखे हैं और अब जो है जल्दबाजी में रिवीजन ना करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन के लिए भी एक अपना पूरा प्लान बना लीजिए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, आज उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दीजिए। किसी एक ही सब्जेक्ट में मत फंस जाइए। पता चला पूरी ताकत लगा के आप ज्योग्राफी में ही जुट गए, 1 महीना ज्योग्राफी ही पढ़े जा रहे हैं, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, तो ये सब गलतियां मत करिएगा जो सभी लोग करते हैं। और ये सब बातें मैं पहले भी आपसे बहुत सारे वीडियोस में आपसे बात करते समय कह चुका हूँ, लेकिन मेरा एक नैतिक दायित्व है आप लोग के प्रति कि मैं आप लोग को बार बार जो है ये याद दिलाऊं कि आप में क्षमता है और आप ये कर सकते हैं। ये बहुत सुनहरा अवसर, जानते हैं आप 2021 से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब आरओ आएगा, अब आरओ आएगा। आते आते 2023 में आरओ का फॉर्म आया है, 2024 में परीक्षा होने जा रही है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि 24 में तो अगले आरओ आने नहीं, अगर 25 में कोई संभावना बनी तो 25 के लास्ट तक कहीं आरओ आएगा, तब 25 में एग्ज़ाम होगा या 26 में एग्ज़ाम होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी बार आर या पार। आप बिल्कुल अल्टीमेट तैयारी कीजिए, ये सोच कर करिए कि अब हम अंतिम बार पढ़ रहे हैं, अब हमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी बार हम सफल हो जाएंगे। ये जो बार बार का जो है पढ़ने का, परीक्षा का, असफलताओं का जो दुष्चक्र है, तो विशियस सर्किल है, इसको हमको इसी बार तोड़ देना है और इससे निकल कर जो है हमको समीक्षा अधिकारी बनकर अपने जीवन में जो है कम से कम एक स्टेप को सिक्योर कर लेना है। तो इस अप्रोच के साथ पढ़िए, बिल्कुल पॉजिटिव होकर पढ़िए, दिमाग में कुछ भी मत लाइए। क्या नहीं किया है वो छोड़ दीजिए, क्या किया है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो किया है उसी को बस रिवाइज करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने इतना नहीं पढ़ा है तो निगेटिव वाली विचारधारा को छोड़ दीजिए। मैंने क्या पढ़ा है, उसको मैंने क्या रिवाइज किया है, ये आपकी चिंता होनी चाहिए। तो मैं फिर कहता हूँ कि पहली चीज़ स्वयं पे भरोसा रखिए, और जब बड़ा एग्ज़ाम है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े तरीके से, विराट तरीके से आपको जो है इस परीक्षा में लड़ना होगा। और जितना ज़्यादा समर्पण के साथ ये आखिरी का 2 महीना इस तरह से लग जाइए कि अब हम जीवन का एक अंतिम जो है प्रयास कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, और इस बार ऐसा प्रयास करके दिखा दीजिए कि इस बार इसी बार जो है आपका समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स निकल जाए। मेंस के लिए फिर हम लोग तैयारी में जुट जाएंगे उसके बाद जो है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ ज़रूरी था वो सब मैंने कह दिया है, बाकी अब आपके ऊपर है। मैं आप सभी को बहुत बहुत अपने संस्थान की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जो है ब्लेसिंग्स जो है देता हूं कि आपने जो मेहनत की है या जो करेंगे, आपको ईश्वर जो है उसका जो सर्वोत्तम परिणाम है वो आपको दे, और आप जो है सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, इस परीक्षा में सफल हों, और अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए। फिर हम लोग मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।